स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम डील करेंगे। वी नो दैट अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। द एंटायर मास इज situated at the center like an atom का जैसे entire mass वो सेंटर पे रहता है, उस टाइम the entire mass of the earth is situated at the center. So the gravitational force on any object due to the earth is always directed towards the center of the earth, and because of this force object falls vertically downward. फॉर सिंप्लिसिटी आपको एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं। सपोज ये बॉल है, सपोज ये ग्राउंड लेवल है, मेरा जो भी हैंड है वो ग्राउंड लेवल है। अब इसको जब भी आप वर्टिकली अपवर्ड करोगे, थ्रो करोगे, यानी कि ये बॉल ऊपर जाएगा। जहां पे ऊपर आने के बाद ये बॉल, इसकी वेलोसिटी पहले तो इंक्रीज होती है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इसकी वेलोसिटी बहुत मिनिमम होगी और इक्वल टू 0 होगी, एंड अगेन 0 होने के बाद इट फॉल्स डाउन। कहां पे आया? टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर को आया। यानी कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। फॉर सिंप्लिसिटी और एक एग्जांपल मैं बता दूं। न्यूटन का जो भी एप्पल का एक्सपेरिमेंट था, न्यूटन ने एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, न्यूटन को देखा कि ये ऊपर वाला जो भी एप्पल है वो नीचे गिर गया। क्या ऐसा कभी आपने सोचा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ, ये एप्पल ग्राउंड पे गिर रहा है, यानी कि अर्थ पे गिर रहा है, क्या अर्थ उस एप्पल पे गिरेगा? दूसरा एक एग्जांपल, मून हो या कोई भी सैटेलाइट हो, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, दे आर रोटेटिंग अराउंड द अर्थ इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट। आर यू गेटिंग मी? मून और एनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट। कभी सोचा है अर्थ भी अट्रैक्ट हो रहा है, सैटेलाइट भी अट्रैक्ट हो रहा है, मून भी अट्रैक्ट हो रहा है, अर्थ भी अट्रैक्ट हो रहा है, क्या मून अर्थ पे आके गिरेगा? क्या सैटेलाइट अर्थ पे आके गिरेगा? बिकॉज देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी टू ऑब्जेक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ये गिरना चाहिए। देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, देन व्हाई दे नॉट फॉल ऑन द अर्थ? इसका रीजन क्या है? Why they are not falling on the earth? It is because of the velocity of the moon and satellite along their orbit. यानी कि सपोज ये यहाँ आपका ये अर्थ है, और अर्थ के बाहर यहाँ पे सपोज ये मून है, और सपोज ये कोई भी सैटेलाइट है, यहाँ पे कोई भी सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है, ये मून है, ये इनका फिक्स्ड ऑर्बिट से चक्कर काट रहा है। सैटेलाइट भी अपने फिक्स्ड ऑर्बिट से चक्कर काट रहा है। ये अर्थ है, तो इन दोनों में तो अट्रैक्शन रहेगा, इसमें भी अट्रैक्शन रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, बट दिस विल नॉट फॉल ऑन अर्थ, इवन इफ दिस सैटेलाइट विल नॉट फॉल ऑन अर्थ। व्हाई? इट इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मून एंड द सैटेलाइट अलोंग देयर ऑर्बिट। इफ there is no velocity, if there is no velocity along their orbit, the satellite or moon definitely will fall on earth. Are you getting me? So ये है gravitational force के बारे में। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इस पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। स्टूडेंट, आपको पता है अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट और ए बॉडी रिजल्ट इनटू acceleration,
According to Newton's second law of motion, force acting on any object or any body results into its acceleration, and this is called as acceleration due to gravity, and it is denoted by g, यानी कि ये स्मॉल g हो गया, acceleration due to gravity। अब इसका वैल्यू जो भी है ना, ये g का वैल्यू कितना होगा अर्थ सरफेस पे, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। सो वैल्यू ऑफ g, value of g on the surface of earth, ये कितना रहेगा, ये g का वैल्यू कितना रहेगा, तो ये फाइंड आउट करेंगे। दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मालूम है। यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है, when two objects which are having the masses m1 and m2 separated at a distance of r or d, whatever it may be, the force acting on these two bodies are directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ये लॉ है आपका। Now this value the value of g can be calculated by using this law, universal law of gravitation। Now let m be the mass, of the object, suppose ये mass of the object है, ये r be the distance है, apart, ये दो बॉडीज है, सपोज ये m है, ये m है, ठीक है, इसको मैं m बोलता हूँ, स्मॉल m है, और ये थोड़ा कैपिटल m बना रहा हूँ। इसका डिस्टेंस जो भी है ये सेंटर से रहता है, बराबर है, ये सेंटर से दे आर गेट सेपरेटेड, ये कितना है, वो r है यहां से, बराबर है ये। नाउ सो m इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड r इज द डिस्टेंस, सेपरेटिंग डिस्टेंस है उसका। देन फोर्स इक्वल टू, कितना फोर्स हो जाएगा, F इक्वल टू g m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका, बराबर, m ये कैपिटल M r स्क्वायर। नाउ आपको दूसरा ये भी मालूम है, F इक्वल टू ma, 9th स्टैंडर्ड में भी मालूम था, फोर्स इज नथिंग बट द मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे मैं a नहीं रख रहा हूं, अभी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g रख रहा हूं, बराबर है। सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 है, हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं g का ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हो गए। अब क्या, f के जगह पे ये वैल्यू पुट अप करो, यानी कि mg इक्वल टू g इंटू m इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। अब दोनों लेफ्ट को ये है, ये भी m कैंसिल हो सकता है, सो g रह गया आपका। सपोज ये इक्वेशन नंबर 3 है आपका। अब g इक्वल टू g इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। सपोज ये इक्वेशन नंबर आपका 4 हो गया। ये m क्या है, ये m क्या है, एक्चुअली ये समझने के लिए आपको यूनिवर्सल लॉ, बराबर है, यू आर सपोज ये अर्थ है और अर्थ ये सेंटर है, कहीं ना कहीं पे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है, वो सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये इसका डिस्टेंस होगा, यानी कि ये जो भी r है ना, ये स्मॉल r यहां तक ठीक है, लेकिन यू आर पुटिंग दैट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस, इसलिए ये जो भी ऑब्जेक्ट है अर्थ सेंटर से उसका ये रेडियस, इस रेडियस को मैं अभी कन्वर्ट कर रहा हूं r। ये m क्या स्टैंड करता है, मास ऑफ द अर्थ। स्मॉल m क्या स्टैंड कर रहा था, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट व्हिच इज पुट ऑन द सरफेस। नाउ ये इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं फिर r से, तो क्या हो जाएगा, g इक्वल टू g इंटू कैपिटल M इंटू r स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5, समझ में आया? अब यहां पे वैल्यू पुट अप करो r, हर एक का वैल्यू पुट अप करने के बाद वो मैं यहां पे पुट अप कर रहा हूं, g इक्वल टू कितना वैल्यू है इसका g का, 6, सॉरी g इक्वल टू इस g का वैल्यू कितना है, 6.67 इंटू 10 रेज़ टू -11 इंटू
m का मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय, अब क्या रहेगा, रेडियस ऑफ द अर्थ, जहां से ऑब्जेक्ट रखा है वहां से 6.4 इंटू 10⁻6, 6.4 इंटू 10⁻6। ये जब भी कैलकुलेट करोगे तो g इक्वल टू आपको 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये g जो भी वैल्यू है ये इतना आएगा 9.77 ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन जब भी आप एग्जांपल कैलकुलेट करते जाओगे तो ये 9.7 नहीं तो 9.8 दिया होता है। जब भी 11th 12th में जाओगे तो एग्जांपल सॉल्व करोगे तो ये 9.8 10th में भी, तो ये 7 से 5 से बढ़कर डिजिट है, इसलिए ये 9.7 का 9.8 लेते हैं और एग्जांपल सॉल्व कर जाते हैं। लेकिन अब तक तो ये याद रखो 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आ गया वैल्यू ऑफ जी आ, बराबर। अब ये वैल्यू ऑफ जी सेम है क्या, हर जगह पे सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं। ये सरफेस ऑफ द अर्थ अलग रहेगा, डेप्थ ऑफ द अर्थ अलग रहेगा, हायर एल्टीट्यूड पे रहेगा वो भी अलग रहेगा। सो इसके बारे में हर एक का वैल्यू अलग रहेगा, तो उसके बारे में भी हम थिंक करेंगे। सो उसका भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये जी का वैल्यू सेम नहीं रहेगा, वो प्लेस टू प्लेस चेंज होते जाएगा, यानी कि वैल्यू ऑफ जी चेंजेस प्लेस टू प्लेस। कहां कहां पे चेंज हो सकता है ये? फर्स्ट, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ चेंजेस हो सकता है। दूसरा, चेंज विद द हाइट, अगर हाइट बढ़ रही है कम हो रही है वहां पे भी वैल्यू ऑफ जी चेंज होता है। थर्ड, चेंज विद द डेप्थ, यानी कि इफ यू आर गोइंग इनसाइड डीप इनसाइड द अर्थ वहां पे भी वैल्यू ऑफ जी कम ज्यादा हो सकता है, चेंज हो सकता है, यानी कि 9.77 उतना ही हमेशा नहीं रहेगा, इसका वैल्यू हमेशा चेंज हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा? तो पहला पॉइंट डील करेंगे, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट्स बिकॉज ऑफ, ये ऐसा क्यों होता है? एट इक्वेटर के लिए देखो, एट इक्वेटर वो वैल्यू है 9.7, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। और एट पोल रीजन, एट पोलर रीजन इट इज 9.832 इतना है, यानी कि ये मैक्सिमम है। पोलर रीजन पे वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम है, व्हाई? और इक्वेटर पे ये कम है, व्हाई? देखो, इट इज बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। आपको मालूम है ये अर्थ का शेप कुछ समवॉट इट्स लाइक दिस, यानी कि अगर ये इक्वेटर है तो यहाँ पे अगर आपने सेंटर ऑफ अर्थ काउंट किया तो ये डिस्टेंस और ये पोलर रीजन का देखो, ये पोलर रीजन है, ये नॉर्थ है साउथ है, ये पोलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कंपेयर करो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। यानी कि आर बढ़ गया, ये आर जो भी है ना रेडियस, ये रेडियस क्या हो गया? ज्यादा है, रेडियस ज्यादा है, जी का वैल्यू कम आएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। आपने इक्वेशन अभी फाइंड आउट किया है, यानी कि जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, यानी कि ये आर बढ़ रहा है तो वैल्यू जी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। इसलिए इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ जी कितना है? इक्वेटर पे मिनिमम है, इक्वेटर पे वो है 9.78, जबकि ये एट पोलर रीजन में क्या है? आर कम है, बराबर, ये आर इक्वेटर से भी कम है, इसलिए आर कम होने की वजह से इसका वैल्यू ऑफ जी क्या हो गया? बढ़ गया, यानी कि इट इज मैक्सिमम। सो इतना तो याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट, चेंज विद द हाइट, यानी कि आप अर्थ यहां पे है, जब भी आप यहां से सपोज ये ऊपर जा रहा है, सपोज ये अर्थ पे भी है लेकिन यहां से आप यहां तक आ रहे हैं, यानी कि आपकी हाइट क्या होगी? हाइट बढ़ गई, यानी कि डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस यानी कि आर बढ़ गया, आर बढ़ गया तो वैल्यू ऑफ जी कम हो। अलोंग द हाइट वैल्यू ऑफ जी क्या हो गया? आपका कम। एज हाइट इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। वैसे भी चेंज विद डेप्थ, अगर आप डीप इनसाइड द अर्थ जा रहे हैं, डीप इनसाइड द अर्थ जा रहे हैं, जितना डीप जाओगे
वैल्यू ऑफ आर क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर वैल्यू ऑफ आर इंक्रीज हो गया, ज्यादा हो गया, तो वैल्यू ऑफ जी क्या आएगा? कम आएगा। यानी कि whenever you are going deep inside the earth, value of R increases, therefore the value of G decreases. समझ में आया? So at equator पे ये मिनिमम क्यों है? It's because इक्वेटोरल डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है यानी कि R बढ़ गया, वैल्यू G कम हो गया। यहाँ पे भी हाइट बढ़ गया, R बढ़ गया, G का वैल्यू कम हो गया। चेंज विद द डेप्थ यानी कि whenever you are going deep inside the earth, R बढ़ गया, वैल्यू ऑफ G कम हो गया। ठीक है, समझ में आया? स्टूडेंट, मास और वेट के बारे में आपकी किताब में है, वो भी पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। लेकिन वो मास ऐसे ही आप पढ़ोगे या वेट ऐसे ही पढ़ोगे थरली तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसको डिफरेंशिएट बिटवीन करो। बहुत सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखो यहाँ पे मास और वेट, ये मैं डिफरेंशियल पॉइंट्स रख रहा हूं, आपको भी इजी जाएगा, बिल्कुल इजी समझ में आएगा आपको। देखो एक एक पॉइंट हम डील करेंगे। मास का मतलब यानी कि डेफिनेशन पहला मास के बारे में, मास इज नथिंग बट व्हाट? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, बराबर है? ये अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट और इन द बॉडी। ठीक है, ये हो गया आपका मास। व्हाट इज अबाउट द वेट? वेट इज नथिंग बट फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स, फोर्स with which earth attracts the object, बराबर? यानी कि दोनों का डेफिनेशन दिया। पहला मास का डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दैट बॉडी, बट अवर वेट इज नथिंग बट द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी। नाउ क्या मास, आप अगर दूसरे आप चांद पे घूमने गए, सपोज इमेजिन है मून पे आप गए, क्या आपका मास चेंज हो जाएगा? मास का मतलब अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड द ऑब्जेक्ट। सो क्या आपकी बॉडी वहां पे जाके चेंज होगी? नहीं है, यानी कि मास चेंज नहीं होगा। मास does not changes place to place, चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वो कांस्टेंट उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन वेट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। क्यों चेंज होगा? बिकॉज ये फोर्स है, यानी कि फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट। अगर आप चांद पे गए तो वहां पे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स अलग रहेगा, यानी कि आपका वेट चेंज हो जाएगा, मास नहीं। आपकी बॉडी जितना है उतना ही रहेगी, यानी कि आपका वेट वहां पे चेंज हो सकता है, यानी कि वेट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। पहला अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, फोर्स विथ व्हिच अर्थ अट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड एज द वेट। मास डज नॉट चेंजेस प्लेस टू प्लेस, वेट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। अब थर्ड पॉइंट, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के बारे में, एक केजी हो गया, यहां पे इसका भी यूनिट लिखो। इसका यूनिट है न्यूटन है, इसका यूनिट हो गया न्यूटन। अब मास, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट ये है वेक्टर क्वांटिटी, बराबर है। चार पॉइंट तो आपको याद में आ गए, यानी कि पहला डेफिनेशन, उसका कहां पे चेंज होता है क्या नहीं, वो पॉइंट आ गया। एसआई यूनिट के बारे में आपने लिखा, और ये स्केलर है या वेक्टर है। सो अगर आप ये पॉइंट ऐसे डिफरेंशियल पॉइंट्स में स्टडी किया तो ये आपको इजी है। क्लियर? अब अगले वीडियोस में फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट, एस्केप वेलोसिटी, उसकी फॉर्मूले कैसे डिराइव करते हैं, और कुछ एग्जांपल के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।